हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज की इस वीडियो में चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 का 2, 3, 4 और 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से, जो चैप्टर 6 का है। इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि व्हाट इज वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एस। यहाँ पर एफ क्या है? फोर्स, और dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्लास 9 से पढ़ते आए हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये सिंपल फार्मूला है किसका? वर्क का। तो ये फार्मूला होता है वर्क का। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा वर्क। तो फर्स्ट का सही उत्तर है डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या बोलता है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स, जब कोई बॉडी चलता है विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, देन वर्क डन विल बी जीरो, किया हुआ कार्य जीरो होगा। एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एक्सेलरेशन का मान जीरो होगा। नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, कोई भी उस बॉडी पे फोर्स काम नहीं करेगा। इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले एक सर्कल बना लेते हैं, खूब बढ़िया से हम लोग गोल सा सर्कल बना लेंगे। लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, वो टेंजेंशियल होता है। यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा टेंजेंशियल होगा। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन सेंटर की ओर होगा, एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। इसके बीच जो एंगल बनता है वो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर जो वर्क का जो फॉर्मूला बताया था अभी आप लोग को, एफ डॉट एस, जब डॉट को तोड़िएगा तो यहाँ पर कॉस थीटा आता है, एफ एस कॉस थीटा। अब इस केस में जो थीटा का वैल्यू है 90 है, तो यहाँ से वर्क हम लोग निकाल लेंगे। तो W इक्वल टू आ जाएगा एफ एस कॉस 90। और आप लोग में तो सबको पता होगा कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चा? कॉस 90 का जो वैल्यू होता है जीरो होता है, इसका वैल्यू जीरो होता है। तो वर्क हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू जीरो, तो वर्क का वैल्यू आ जाएगा जीरो। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ए नंबर है कि वर्क डन जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो वहाँ टोटल वर्क कितना होता है? जीरो। टोटल वर्क जीरो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो एंगल बनता है फोर्स के बीच और डिस्प्लेसमेंट के बीच, वो एंगल 90 बनता है। और जो फोर्स का जो वैल्यू काम करता है वो कल भी फॉर्मूला बताया था, याद रखिएगा इसमें, mv²/r। जब कोई चीज़ सीधा चलता है, जब कोई चीज़ सीधा पाथ में चलेगा तो वहाँ फोर्स का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ma। और जब कोई चीज़ रोटेट करता है, सर्कल में रोटेट करता है, तो वहाँ जो फॉर्मूला यूज करते हैं mv²/r। यहाँ से बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन यहाँ पर जो काम करता है v²/r। ये हो गया सर्कल के केस में, और ये हो गया लीनियर के केस में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कोलिजन क्या होता है बच्चा, पहले समझेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर कोलिजन क्या होता है, पहले कलर अच्छा हो रहा है हम लोग। हाँ, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। कोलिजन का मतलब क्या होता है? टक्कर। जब कोई दो बॉडी टकराएगा, तो यहाँ पर टकराने के दौरान क्या होता है, इसका वेलोसिटी का जो वैल्यू है, वेलोसिटी क्या करेगा? चेंज करता है। तो वेलोसिटी जो टर्म है वो दो चीज से जुड़ा रहता है। एक होता है मोमेंटम से जुड़ा हुआ, एक टर्म जो है वो मोमेंटम से जुड़ा हुआ रहता है, और एक टर्म जो होता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P=mv, और एक होता है काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज होने के कारण इसका मोमेंटम चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। तो जब कहीं भी कोलिजन होगा तो उसमें दो चीज में चेंजिंग होगा, एक मोमेंटम में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। तो कोलिजन को ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार से क्लासीफाई किया गया है। इसको मेनली कोलिजन को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है बच्चा इलास्टिक कोलिजन, और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। एक होता है इलास्टिक और एक होता है आपका इन इलास्टिक।
एक इलास्टिक होता है और दूसरा होता है इन इलास्टिक। देखिए कोलिजन, कोई भी कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है कोई भी कोलिजन में। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कोई भी मोमेंटम, कोई भी कोलिजन हो, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इन इलास्टिक हो, जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा। लेकिन यहाँ हम ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ हम ध्यान देंगे काइनेटिक एनर्जी का। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, और इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ये आपको याद रखना होगा यहाँ पर। जो कि कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोलिजन हो तो उसमें आपका, किसी भी तरह का कोलिजन हो तो वहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, सॉरी मोमेंटम कंजर्व रहता है। लेकिन आपका मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहेगा, इलास्टिक में भी और इन इलास्टिक में भी। लेकिन याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा इलास्टिक में कंजर्व रहता है, इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इन एन इलास्टिक कोलिजन बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, ये तो सही है, दोनों का दोनों कंजर्व रहेगा। लेकिन बोलता है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, गलत है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, ये भी गलत है। सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो सही उत्तर है ए नंबर, इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोलता है इसमें, क्वेश्चन देखिए इसमें बोलता है इन इलास्टिक कोलिजन है ये आपका। इसमें जो क्वेश्चन है आपका कौन सा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है आपका, इसको मिटा दे रहा था स्पष्ट आपको दिख सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलता है इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व रहेगा। तभी बताए कि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। या बोथ ए एंड बी है, ये भी नहीं होगा, नाइदर ए एंड बी, ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो आपको सिर्फ ये बताया गया कि इलास्टिक में याद रखना है कि इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेगा, लेकिन इन इलास्टिक में सिर्फ क्या रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम मतलब पी को, पी से दिखाते हैं मोमेंटम को, काइनेटिक एनर्जी कैसे, ये। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है इसमें कि वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पजेजेस। तो एनर्जी जो होता है बच्चा, एनर्जी जो होता है वो होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो होता है वो होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। क्या चाहिए क्षमता बच्चा, वर्क करने का, टू डू वर्क। एनर्जी को दो भाग बांटा गया, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, के ई से दिखा रहे हैं, और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आता है, मोशन के कारण आता है, और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण आता है, पोजीशन के कारण, या तो फिर कॉन्फ़िगरेशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कोई डैम है, डैम में यदि पानी भरा हुआ है तो ये देखिएगा जब पानी पूरा ऊपर लेयर भर जाता है तो यहाँ से डैम को जब खोलते हैं यहाँ से तो पानी नीचे की ओर फ्लो करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कौन सा एनर्जी रहता है, तो ये पोजीशन के कारण रहता है, जमीन से कुछ हाइट पे, एच हाइट पे है। तो यहाँ जो एनर्जी रहता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी और हाइट में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका पोटेंशियल एनर्जी, कि डैम में वाटर के अंदर कौन सा एनर्जी रहता है, तो वो रहता है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं वैसा फोर्स को जिसमें वर्क जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, वर्क जो होगा वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन पोजीशन, डिपेंड्स ऑन पाथ बोल सकते हैं, या पोजीशन के यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा, पाथ बोलते हैं इसको, डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा पाथ पे। जैसे फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क होगा वो होता है, वो वर्क जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन जो आपका हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आ जाएगा आपका, जैसे हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है बच्चा, थोड़ा सा समझा दे रहा आपको, कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको ए से बी लेके जाना है,
ए से हम लेके जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं हम। यहाँ पर ए से हम इसको बी लेके जा रहे हैं, ए से कोई ऑब्जेक्ट को हम बी तक लेके जा रहे हैं। तो बी तक ले जाने का बहुत सारा तरीका है, या तो हम इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऊपर ले जाएं, या दूसरा तरीका क्या, ये फर्स्ट मेथड हो गया, या इसी ऑब्जेक्ट को हम पहले यहाँ तक शिफ्ट किए, फिर यहाँ शिफ्ट किए, फिर यहाँ शिफ्ट किए, फिर यहाँ लेके गए। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों में जो रास्ता है, दोनों का रास्ता अलग अलग है। ये रास्ता नंबर 2 हो गया, यह रास्ता नंबर 3। हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ किए, यहाँ ले गए, फिर ऐसे, फिर इस तरह, फिर बहुत सारे तरीके से ले गए। लेकिन तीनों में जो वर्क देखा जाए, तीनों का जो वर्क होगा वो एक जैसा आएगा। इसका वर्क, इसका वर्क, इसका वर्क एक जैसा आएगा। लेकिन आप यदि घर से निकले हो, आप घर से निकले हो और कोचिंग के लिए गए, मेरा जो कोचिंग का नाम है वो मैक्सवेल है, तो वहाँ पे 3 रास्ता से गया। पहला रास्ता से, एक दूसरा रास्ता से गए, और एक तीसरा रास्ता से गए। तो तीनों में जो वर्क होगा वो तीनों का वैल्यू, वर्क का वैल्यू अलग अलग होगा। तीनों में वर्क का वैल्यू अलग अलग होगा। यहाँ पोजीशन सेम है, हमको जाना है होम से मैक्सवेल। यहाँ भी देखिए, यहाँ का दोनों का तीनों केस का पोजीशन सेम है, तीनों केस का पोजीशन सेम है, लेकिन यहाँ पाथ पे वर्क डिपेंड नहीं कर रहा है, और यहाँ पे जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन काम करेगा, फोर्स जो काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है जो वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि वैसे आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, आप एग्जाम है और थोड़ा मन को भी फ्रेश रखिए। तो आपको सिंपल लिखना पूछेगा, कंजर्वेटिव कौन है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में याद रखिएगा, वर्क जो है वो डिपेंड नहीं करेगा पाथ पे, जो वर्क होगा उसके द्वारा, या फिर बोल सकते हैं पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और इसमें नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है किसमें, पाथ पे। जैसे इसका एग्जांपल फ्रिक्शन हो गया, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो इसे बोला कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका सही उत्तर है 6 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर, इसे बोला कि कौन एग्जाम्पल नहीं है किसका, और द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सा जाएगा आपका, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल जो फोर्स है आपका कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। इसे बोलता है द एनर्जी पजेस्ड, जो एनर्जी कोई भी बॉडी रखेगा, पोसेस्ड बाय वर्च्यू, मतलब किसी कारण, मोशन के कारण। उसे कौन सा एनर्जी बोलते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। तो 8 का जो सही उत्तर जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है इसमें, कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉल ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड एट अ हाइट 3 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई एक ग्राउंड है, यहाँ से कोई भी बॉल को, कोई भी एक बॉल है जिसका मास है 5 kg, उसको जमीन से कितना हाइट तक लेके जाना है, जमीन से हाइट तक लेके जाना है 3 मीटर, और ये आपका मास दिया हुआ है। तो फॉर्मूला पता है आप लोग को, U इक्वल टू क्या होता है, mgh। m का वैल्यू दिया हुआ है 5, g का वैल्यू होता है 9.8, और हाइट कितना दिया हुआ है 3। इसको सॉल्व कीजिए, ये तो 2 बार में कट जाएगा, ये आपका 49 बार में कट जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, और 2 147 जूल। तो इसका जो सही उत्तर होगा 147 जूल। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, U इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, mgh, जहाँ m मास होता है, g एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होता है। ये g का मान दिया नहीं रहेगा एग्जाम में, g का मान आपको याद रखना पड़ेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि व्हाट इज द पावर यूटिलाइज्ड व्हेन वर्क ऑफ 1000 जूल इज डन इन 2 सेकेंड। देखिए पावर आपसे पूछा गया, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाई टाइम। वर्क का वैल्यू दे दिया है 1000 जूल, और टाइम दे दिया है 2 सेकेंड। इसको कट करते हैं तो 500, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, या तो फिर इसका यूनिट होता है वाट। तो इसका सही उत्तर है 500 वाट। तो 10 का सही उत्तर है 10 का सही उत्तर है सी नंबर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलेंगे, और दोस्तों को शेयर करें। और नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा चैप्टर 7 का लिंक, 7 को डिस्कस कर देंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप जितना भी हो सके, आपका डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी का दिया हुआ चैप्टर 5 का, 4 का, 3 का, 2 का। चलिए ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।